यही कर लो। अच्छा क्वेश्चन था ये। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। बड़े बड़े नए नए लोग नजर आ रहे हैं आज। भव्या, कैसे आना हुआ? क्लास में होती ही नहीं हो कभी। मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। और यू कैन टेक लाइक क्वेश्चन को ले लो, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। जब भी रेंज के क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले देखो अगर नंबर्स पॉजिटिव हैं तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर इससे होता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन यूज डिफरेंशिएशन, उससे भी मैक्सिमम एरर निकल सकता है। और एल्स यू कैन डू समथिंग एल्स। ट्राई करो। इसमें गर्म पानी डाल दो। इसमें डाल दो गर्म पानी और। विल इट हेल्प? सर 4 है क्या आंसर? हम्म। इसको वायलेट कर लो, कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस। ये बिना डिफरेंशिएशन से कर रहा हूं मैं। टेक एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दिस वुड बी वन। देन ट्राई टू कन्वर्ट इनटू सिंगल फंक्शन, या तो साइन या कॉस। तो आई कैन मल्टीप्लाई बाय 4 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो उससे क्या फायदा होगा? इट विल बी 4 डिवाइड बाय साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए हम। देन यू नो दिस, साइन थीटा का रेंज क्या होता है? -1 to 1। बट ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा वुड बी बिटवीन 0 and 1। साइन स्क्वायर है ना, सो विल बी बिटवीन 0 and 1। तो वी नो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, वी नो द मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है, तो जब साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा तो वाई मिनिमम हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 4 आ जाएगी। और जब साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है? 0। सो द रेंज ऑफ द फंक्शन वुड बी 4 क्लोज इंटरवल इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो इंफिनिटी कान इंक्लूड इन द रेंज। तो ये इसका आंसर था। देख लिया? तुम इसको बाद में चाहो तो डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन से भी कर लेना, डिफरेंशिएटिंग।
लिमिट कौन सा? हाँ, यहाँ तक रूट है। दिस इज थिंकिंग क्वेश्चन, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें। ट्राई करो 5 मिनट्स। when limits tends to infinity, मैंने तुम्हें कुछ रिजल्ट्स लिखवाए थे। हम्म। जब किसी क्वेश्चन में लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी होती है और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कुछ रिजल्ट्स मैंने लिखवाए थे। थोड़ा सा हिंट देता हूँ। बीटा इज a constant, you can bring it on the right side। तो इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट करती है जो कि कुछ फाइनाइट नंबर हो सकता है, बीटा इज अ रियल नंबर। तो लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स फाइनाइट। तो इतना मैं मालूम है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट भी। हाँ, बीटा को राइट साइड में लेगा ना। सोचो क्या करना है अब। अगर डायरेक्टली लिमिट डालोगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आएगा, है ना। जीरो कैसे हो जाएगा? तब भी वही रहेगा सेम। रैशनलाइज करो। अंडर रूट आ रहा है ना, रैशनलाइज कर लो उसको। अंडर रूट वाली टर्म है तो रैशनलाइज करो। अरे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ, दोनों में एन आ रहा है ना। तो सेंस अगर लिमिट आप इसमें डालते हैं तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आता है जो कि नॉट डिफाइंड है। बाकी लिमिट तो फाइनाइट है जो एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, उसको कन्वर्ट कर लो रैशनलाइज करके। व्हेन यू रैशनलाइज दिस तो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस एन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, राइट। ये था क्वेश्चन, तो ठीक है। एंड नीचे क्या आ रहा है? एन स्क्वायर अंडर रूट माइनस एन अल्फा। एंड राइट साइड बीटा में मालूम है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बीटा के इक्वल है, माइनस बीटा के इक्वल है। अब जरा रिकॉल करो कि अगर किसी इन्फिनिटी वाले लिमिट में लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मैंने कुछ रिजल्ट्स लिखवाए थे। इफ x टेंड्स टू infinity and you have ax square plus bx plus c divided by px cube प्लस बी क्यू एक्स प्लस आर, अगर ये होता तो इसकी लिमिट कितनी होती? वेन एवर इन ए लिमिट क्वेश्चन टेंडिंग टू इन्फिनिटी डिनोमिनेटर हैज हायर इंडेक्स देन न्यूमरेटर, लिमिट हमेशा कितनी होती है? जीरो। अगर डिनोमिनेटर का हायर इंडेक्स होगा न्यूमरेटर से तो उसका लिमिट हमेशा जीरो आता है। लेकिन अगर कोई लिमिट फाइनाइट है, एग्जिस्ट करती है, तो उसका रिजल्ट हमेशा होता है कि इट शुड हैव सेम इंडेक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर। तो लिमिट फाइनाइट आती है जब भी
n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, x टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और लिमिट फाइनाइट है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का पावर सेम होना चाहिए। अब न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितना है तुम्हारा, जरा देखो। न्यूमरेटर में व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ n? 2, 2 है। जबकि डिनोमिनेटर में व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ n? 1 है ना। n की पावर 1 है। लिमिट एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट है, मतलब इसमें n की पावर जो 2 है न्यूमरेटर में, वो नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी देयर। दिस टर्म हैज टू बी 0। तो यहां से अननोन आ जाएगा एज। नहीं तो हट गया ना फिर तो। जब तक तुमने लिमिट नहीं डाली तब तक n इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। तो एक रिजल्ट हमें मिल गया, 1 - अल्फा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू होगी +-1। ये बात समझ में आ रही है? साइड में लिख लेना। इफ लिमिट एग्जिस्ट इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग n टेंस टू इन्फिनिटी और x टेंस टू इन्फिनिटी, numerator and denominator should have the same power, same index। ऐसा हमने क्वेश्चन किया हुआ अभी वैसे क्लास में, बट शायद तुम लोग अभी तक तुमने रिवाइज नहीं किया, पुराने क्वेश्चन कर लिए हैं सारे, क्लास के क्वेश्चन हो गए। हाँ, 29 के बाद तो कर ही लोगे, अगले अटेम्प्ट के लिए। ये बोलना पड़ता है ना, टाइम ही नहीं मिला पढ़ाई का। तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इस अल्फा को इसमें डालोगे तो 0 हो गया। अब क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया? नाउ द क्वेश्चन इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एक अननोन आ चुका है तुम्हारा, -n, ये के क्या था? हाँ ठीक है, -n - 1 डिवाइडेड बाय, ये आ गया। इस स्टेज पर अगर तुम लिमिट डालोगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ना। इंडेक्स दोनों का सेम है, तो अब क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो। ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ n से डिवाइड कर दो। n की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ऊपर तुम एलॉपिटर भी लगा सकते हो इसमें, बट यू कैन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n। जरा देखो यहां तक, ऊपर नीचे मैंने n से डिवाइड कर दिया। तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 बाय n। जब ये n अंडर रूट में जाएगा अंदर तो n स्क्वायर बन जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा n अल्फा बाय n। जरा देखो यहाँ तक, ठीक है। ऊपर नीचे n से डिवाइड किया, जब n अंडर रूट के अंदर गया तो बन गया n स्क्वायर। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, बाद में लिमिट डाल दो। 1 - 1 बाय n -1 बाय n स्क्वायर माइनस अल्फा, वो डाल दो। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। n को इन्फिनिटी डालो, क्या आ रहा है? n को इन्फिनिटी डाल के 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो गया, ये 0, ये 0, 1 - अल्फा, बट दिस वॉज गिवन एज -बीटा। अल्फा तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल दी +-1, बट अल्फा के नॉट बी +1, तो अल्फा वुड बी -1। +1 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा बीटा, देयरफॉर अल्फा कैन नॉट बी +1। अल्फा को -1 कर दो।
हो गया? क्या आ रहा है बीटा? Beta is 1 by 2. And the question was find the value of 8 times alpha beta. So alpha is 1 minus 1. Beta is 1 by 2. Answer is -4. आंसर भी काफी क्लोज थे, कुछ थोड़ी सी भी गलती हो गई देन यू मेक इट एंटायर। जहाँ +4 मिलना था वहाँ -5 हो जाएगा। तो सात्विक ये था ना तुम्हारा क्वेश्चन? हाँ जी समझ सर। आ गया अब? यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट। हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ 7 इन 101 फैक्टोरियल। अगर हम 101 फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो उसमें 7 की, अगर सपोज 101 फैक्टोरियल तुमने खोला, ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। उसमें सपोज 2 की पावर n आ रहा है, m आ रहा है, 3 की पावर p आ रहा है, 5 की पावर कुछ a आ रहा है, 7 की पावर n आ रहा है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ये था ना किरत क्वेश्चन? यस सर। कर लो। ये मैं बताया हुआ था तुमने, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने, हमने ये पीएनसी में किया था कि अगर मुझे सपोज 50 फैक्टोरियल में 2 का इंडेक्स ढूंढना है, ठीक है, तो क्या करते हैं? ऐसा नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 50/2, 50 डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर। याद आ गया? ये हमने किसी जमाने में किया था, वंस अपॉन ए टाइम, जब तुम लोग सीरियस नहीं थे पढ़ाई के लिए। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इससे हमें 2 की पावर मिल जाएगी। तो पहला वाला कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 25। सेकंड कितना होगा? 12.5। थर्ड कितना होगा? 6.25। फिर नेक्स्ट कितना होगा? ये चलता जाएगा, 3.125। और फिर नेक्स्ट कितना होगा? 2 रेज टू पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। 1 पॉइंट समथिंग है ना, 1 पॉइंट समथिंग। और उसके बाद सारा जीरो हो जाएगा। वो जो नंबर्स आएंगे वो होंगे लेस देन 1। तो लेस देन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 0। वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 25, 12.5 का 12, 6.25 का 6, 3.125 का 3 और इसका 1। लो कर लो बात, कितना आ रहा है ये? 35, 47 आ रहा है। तो अगर हम 50 फैक्टोरियल को ओपन करें तो उसमें 2 की पावर 47 आएगी, ठीक है। इसी में ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि हाउ मेनी जीरोज वुड बी देयर व्हेन यू ओपन 50 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ जीरोज के लिए तुम 5 का पावर निकालो, करना जरा। फाइंड इंडेक्स ऑफ 5 इन 50 फैक्टोरियल, सेम मेथड। फाइंड इंडेक्स ऑफ 5 इन 50 फैक्टोरियल। हम्म नहीं, नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है, जीरो कैसे पता लगता है? 12। जीरो तब पता लगता है जब तुम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो। तो एक 5 एक 2 से एक जीरो मिलता है। तो तुम नंबर ऑफ 5 की पावर निकाल लो, 2 की पावर तुम्हें पता है, नंबर ऑफ जीरो पता लग जाएंगे तुम्हें। तो जो तुमने इसमें किया है वो सेम उसमें कर लो। हाँ, ये प्लस साइन है ना। तो अब हमें 5 का इंडेक्स ढूंढना है। तो 5 का इंडेक्स कैसे आएगा? 50/5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 50/5 स्क्वायर
50/5 क्यूब, वो तो इनफैक्ट 50 से बड़ा हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो। ये हो गया 10, ये हो गया 2, और ये हो गया 0। 12 आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं 50 को ओपन करूं तो 2 की पावर 47 आएगा, 3 की पावर समथिंग आएगा जो हमने नहीं सॉल्व किया, मान लो p। और 5 को ओपन करके 5 की पावर 12 आ रही, इस तरह 7 भी आएगा। तो क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी जीरोज आर देयर। तो जीरो कैसे बनता है, जब एक 5 और एक 2 आपस में मल्टीप्लाई होता है। हमारे पास कितने फाइव्स हैं, 12। और तो हमें 2 भी 12 लेने पड़ेंगे। तो 2 की पावर 12 एंड 5 की पावर 12 कितने जीरो देंगे तुम्हें, हाउ मेनी जीरोज वुड बी देयर। तो 50 फैक्टोरियल को तुम खोलोगे तो उसमें 12 जीरो आएंगे। तो मतलब बेसिकली नहीं आइडिया सर, ये। हाँ। सर इसमें हम सीधा 10 लेके नहीं कर सकते थे? 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ओके सर। 10 को इसलिए नहीं लोगे, प्राइम फैक्टर्स का है ना ये सारा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसी नॉन प्राइम नंबर को ढूंढे इन तो फिर दैट। तो हाँ, तो प्रोडक्ट देखना पड़ेगा तुम्हें फिर तो। नॉन प्राइम तो वैसे भी तुम प्रोडक्ट ढूंढ लो फिर उसमें, है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो। तो अब वापस पे आ जाओ, 7 का इंडेक्स निकालो, कितना आ रहा है। 16। 16। तो 101/7, 101/7 स्क्वायर, उसके बाद तो जीरो हो जाएगा ना मेरे ख्याल से। तो ये कितना आ रहा है, ओके। और ये 16। तो 7 की पावर 16 था इसका आंसर। सॉरी, तो सेम आई थिंक कल परसों जेई में भी पूछा था, बट उनमें आई थिंक उन्होंने रिमाइंडर्स मांगे थे, तो सेम ही बात हो गई। हम्म। रिमाइंडर में मैंने बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन करा दिए अब तक। लिमिट, ये क्वेश्चन नंबर 11 है जे तुम्हारे मॉक टेस्ट 6 का। अब तक जितने ही जेई पेपर हुए हैं सब में मैथ सबसे टफेस्ट आ रहा है आजकल। गरिमाचारी सब बेहोश हो जाए एग्जाम देने के बाद। रोते, ये बहुत सेडेस्टिक है ये। सब रोते हुए बाहर निकले। मैं नहीं पढ़ी तो सब भी नहीं पढ़े। ये थोड़ा टफ होगा तो ठीक रहेगा। सर इसका ये था ना, e⁻fx.gx। हाँ, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए f(x) to the power of gx, राइट। लिमिट डालने के बाद f(a) बन जाता है 1, g(x) बन जाता है इन्फिनिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, 1 to the power infinity वाले, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसका मैंने तुम्हें सीधा सीधा मास्टर ब्लास्टर बताया था। ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है e⁻a, वेयर a क्या होता है, लिमिट सेम रहेगी जो पहले थी, एक्सटेंडिंग टू ए f(x) - 1 × g(x). अरे लोगों ने पोटेंशियोमीटर पूछ लिया आज, पोटेंशियोमीटर तो सिलेबस में नहीं है। तुम लोग
आईएससी वालों का है। वही तो कह रहा हूँ, कुछ भी पूछ सकते हैं। वैसे तो रैशनलाइज कर दिया ना सिलेबस 11 12। हम्म। कुछ नहीं, ग्रेस फ्रेस। जब गलत जब गलत क्वेश्चन होगा तब। आउट ऑफ सिलेबस का नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस में बस अपना बाल बाल नोच लो, ये कर सकते हो। कुछ नहीं होगा। जल्दी करो अब। ये 1 to the power, जिसमें लिमिट डालो जरा, क्या हो रहा है लिमिट डालने पे। सर आंसर बी है। लग तो ऐसा ही है लेकिन है नहीं शायद। हो भी सकता है। तो जब इसमें तुम लिमिट डालोगे तो क्या आ रहा है, ये तो हो जाएगा 1 + 0। दिस वुड बी 0 + 2 डिवाइड बाय 0, विल बी 1 to the power infinity। तो इस क्वेश्चन में एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है 1 + 3x। जी एक्स कितना है, जी एक्स इज x + 2 डिवाइड बाय x। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जब लगेगा तो विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए तो जीरो है, सेम लिमिट रहेगी। f(x - 1), सो 1 + 3x -1 इंटू जी एक्स, x + 2 डिवाइड बाय x। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 से 1 कट गया। x भी कट गया। लिमिट डाल दो 6। इन्हें एक ऑप्शन 6 भी देना चाहिए था। तो क्या होगा, 50% लोग जल्दबाजी में 6 आंसर करके आएंगे, लेकिन आंसर 6 नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए, e⁻⁴ e⁻⁶। तो इस टाइप की लिमिट आ सकती है, इसको लिख लेना। ये हमने क्वेश्चन किए हुए हैं वैसे तो, फिर भी। लिख लिया। क्वेश्चन 13 मॉक टेस्ट 6। 6 नहीं दिया तुमने, कोई बात, नेक्स्ट टाइम देना अब। उसके सारे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, अब क्या करोगे देखे। हाँ, आर वेक्टर सच दैट।
दिस क्वेश्चन इज डू इट योरसेल्फ. टाइम लिमिट 10 मिनट्स. कर लो. 10 to 12 मिनट्स में हो जाएगा. इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट सिली मिस्टेक मत करना कहीं भी. 3 अननोन होते हैं किसी वेक्टर में, एक्स वाई जेड. कर लो. वेक्टर 3D स्टैटिस्टिक्स, ये सारे क्वेश्चन तुम वहाँ कर पाओगे. सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स. लिमिट्स भी हो सकता है. इंटीग्रेशन शायद नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट आता है. एंटोनी क्रॉस बोलो उसको.
ऐसे आर नहीं है, बिकॉज देर कुड बी टू डिफरेंट वेक्टर्स, इनका क्रॉस प्रोडक्ट सेम आ सकता है। वो है, फिर भी हो सकता है डिफरेंट, मतलब इसकी जो वैल्यूज ना इंटरचेंज होके ऐसा कुछ हो सकता है कि आंसर फाइनल सेम आए। नहीं, नॉट दैट, मतलब this cross this to equal to this cross this, not necessary that this and this should be the same, ये बोल रहा हूँ मैं। that तो तुम्हारा आंसर वन ऑफ द आंसर्स है, मतलब ये जो आर है ना, इट मे बी दिस or maybe something else also, right? b प्लस सी को मैंने लेफ्ट में ले लिया, ठीक है। नाउ आई कैन राइट r माइनस b प्लस सी क्रॉस a इक्वल टू 0। सो r माइनस b प्लस सी क्रॉस a इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है? दे आर पैरेलल। That means one vector would be some scalar multiple of the other. If A cross B is 0, that means the two vectors are parallel. One vector would be scalar multiple of the other. That means R कितना हो जाए? R minus B plus C should be equal to lambda times A. क्या आ जाएगा? और यहाँ से मैं R फाइंड कर सकता हूँ। R would be lambda times A plus B plus C. And this I can substitute over here. तो R is lambda times A plus B plus C dot B minus C equals to 0. अब तुम इसमें ABC substitute कर दो, lambda निकाल लो। Now you substitute A vector, B vector, C vector and find lambda की वैल्यू। देखो क्या आ रही है। क्यों सर? हाँ। सर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट्स के डिटर्मिनेंट्स इक्वल करके हम्म आई जे के हम्म इंडिविजुअल कंपेयर कर दिए। ओके, ठीक है। वो भी ठीक है ना? बट मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा था कि अगर ये दो वेक्टर ऐसे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इसके इक्वल ही होगा। नहीं सर, मैंने डिटर्मिनेंट बना के डिटर्मिनेंट खोला, उसके हाँ, आई जे के कंपेयर कर दिए। अच्छा, तो फिर तो तुम्हारा ए आ गया होगा, बी आर बी प्लस सी आ गया होगा फिर तो। देखो नहीं जरा सर, चेक अलग करो, वैल्यूज है। इज आर इक्वल टू बी प्लस सी और नॉट? आर कितना आ रहा है? सर अभी निकाल रहा था। चलो निकालो। वो शॉर्टकट हो सकता है वैसे। सो लैम्डा ए, व्हाट इज ए? बी प्लस सी कितना है? बी प्लस सी इज 3i का प्लस जे, तो जीरो नहीं होगा बी प्लस सी में? डॉट बी माइनस सी बताओ। माइनस प्लस 6 के
अब इसका डॉट कर लो, 10 डॉट 10, तो ये हो जाएगा -1 -4 +18। इसका डॉट इसके साथ कितना आएगा, -3 0 -12। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा कितना आ रहा है, 15/13। हम्म। अब आर की वैल्यू को वापस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आर आ जाएगा हमारे पास। 54/13 I cap plus 30/13 J cap plus 19/13 K cap. ओके, सो 15/13 ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी। तो क्या बताया, आर वेक्टर क्या आ रहा है, दोबारा बोलना, आर वेक्टर 54/13 I cap 54/13 आई कैप। plus 30/13 J cap के नहीं आ रहा, plus 19/13 K cap. आर वेक्टर आ गया, इसका डॉट निकालो इसके साथ। Answer 5. अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, देखो, अगर मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर कर दे तो आर इक्वल टू बी प्लस सी हो जाता है ना, बट आर बी प्लस सी नहीं आ रहा है, आर डिफरेंट आ रहा है। मेरे तरीके से सेम आंसर आ रहा है। आर का, जी सर। हाँ ठीक है। नहीं, आने ने क्या किया, आर को बी प्लस सी से इक्वेट कर दिया, तो उससे आंसर तो आ रहा है, बिकॉज वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बट इट्स नॉट सर नेसेसरी। मैंने भी किया था पर आंसर नहीं आया कि मतलब ऑप्शंस में एग्जिस्ट नहीं करता था वो। पर उसका तो 5 आ रहा था, आर को बी प्लस सी लेके, आर को बी प्लस सी कितना आ रहा था, बी प्लस सी ये आ रहा था ना। सर आर को एक अलग वेक्टर ले लिया, XI YJ, हाँ, उससे भी कर सकते थे, से भी सेम आ रहा है। उससे भी आ सकता था। अब इसका आर के साथ डॉट कर दो, तो आर डॉट आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। तो कितना हो गया, 54/13 +30/13 -19/13। आंसर इज 5। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये, हाँ, आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी क्रॉस ए, मैं वन ऑफ द आंसर कुड बी दिस ऑल्सो कि आर शुड कुड बी बी प्लस सी, लेकिन आर की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इसीलिए आंसर सब, जिन लोगों ने बी प्लस सी लिया उससे भी आंसर आ रहा है। आर को अगर मैं बी प्लस सी ले लेता हूं, लेकिन आंसर, अच्छा, 3 अननोन करके, और फाइनल आंसर 5। तो फिर तो वो शॉर्टकट ही था क्वेश्चन। नहीं, आर को बी प्लस लेके वो शॉर्टकट हो गया ना। आर को बी प्लस ले सी लेके भी आ रहा था ये, नहीं गलत नहीं होगा। इसका मतलब, इसका मतलब, बट वो ये चांस वाली बात है ना, अगर किसने कर दिया आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मेथड तो फिर, हाँ। ये तो तुक्का नहीं हुआ, क्योंकि आर को बी प्लस सी से दूसरी सिचुएशन सेटिस्फाई हो ना हो पता नहीं ना। नहीं, हाँ ये बात है, वही था।
Question 25. पैरेललोपाइपेपेट बेसिकली क्यूबॉइड जैसा होता है ना पैरेललोग्राम का। से क्यूबॉइड, बट क्यूबॉइड में तो याद है सारी तीनों एजेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो पैरेललोपिपेड में ऐसा कुछ होगा, दिस इज पैरेललोपिपेड। मतलब द एंगल, दीज एंगल्स, ये जो एंगल अल्फा बीटा गामा है, दे नीड नॉट बी परपेंड 90 डिग्री। मतलब इसके सारे जो साइड्स हैं वो पैरेललोग्राम्स हैं। ये ट्रिपल प्रोडक्ट से हो जाएगा। हाँ मैं बताता हूँ। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू देम इन्होंने क्या किया, ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया सिलेबस से, बट देव गिवन द क्वेश्चन। हमने हालांकि किया हुआ है ये, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी और बॉक्स प्रोडक्ट, और बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, दिस गिव्स यू वॉल्यूम ऑफ a box whose three edges are ए बी सी। तो बॉक्स प्रोडक्ट को ऐसे भी लिखा जाता है। हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर तुम तीन वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करो ताकि उनका प्रोडक्ट स्केलर नंबर आए, तो उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड तुम चाहो तो उसको ऐसे भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, A1 A2 A3, ए के कॉम्पोनेंट्स B1 B2 B3 C1 C2 C3। इट विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। और अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उनका STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और द बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है। इट इज STP और बॉक्स प्रोडक्ट। इट गिव्स यू वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स। स्केलर STP का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम्म। अंदर तो क्रॉस है, बाहर डॉट है। ये नहीं, बीच में कुछ नहीं, उसको ऐसे लिखते हैं ABC।
ना, कॉमा भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं, थोड़ा स्पेस दे के लिख दो बस। हाँ हाँ। और ये तीनों अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो सेम आंसर आता है हमेशा, ABC या BCA या CAB। अगर ऑर्डर चेंज किया तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये यूज होना है। क्वेश्चन पढ़ो, की पॉइंट्स अंडरलाइन कर लो और उसके फिर सॉल्व करो। Your time starts now, 10 minutes. और अगर तीन वेक्टर्स को प्लेनर होंगे तो ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। सो दैट इज अ कंडीशन फॉर को प्लेनर वेक्टर्स। अगर तीन वेक्टर अगर को प्लेनर हैं तो ये STP जीरो होगा। इफ थ्री वेक्टर्स आर को प्लेनर then the STP will be zero. Scalar triplet product would be zero. Co-planar। हम्म। अच्छा अच्छा, उसके मार्क्स मिलेंगे प्री बोर्ड फिजिक्स के, सेकंड प्री बोर्ड। क्यों सर? हम्म। सर हम यूनिट वेक्टर के कोसाइन्स इक्वल कंसिडर कर सकते हैं एक्स वाई के? हाँ वो ऐसा कर लो ना, तुम इसको u को ऐसे करो, u वेक्टर को u, बेसिकली इट्स यूनिट वेक्टर ना, तो यू टेक इट दिस वेक्टर एज Li प्लस mj ले लो। Why Li प्लस mj? बिकॉज ऑफ दिस, ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ये वेक्टर एल एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो उसमें के कंपोनेंट नहीं होगा। एट द सेम टाइम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कितना होगा? वन, बिकॉज यूनिट वेक्टर। ये इसका एंड है। यू इज ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, मतलब इसका जेड कंपोनेंट जीरो हो गया, ये जीरो होगा। एंड सिंस इसे यूनिट वेक्टर इसका मॉड वन कर दिया। अब तुम कर लो इसको, खुद से हो जाएगा। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसमें डेरिवेटिव भी यूज होगा, डिफरेंशिएशन भी यूज होना है। वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है ना, वॉल्यूम निकाल के डिफरेंशिएट करोगे, तुम्हें करना पड़ेगा। सिंस वेक्टर एक्स वाई प्लेन में था, एन जीरो हो गया, से इसे यूनिट वेक्टर तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वन कर दो। चेक करना, अगर इसमें गलती होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दिया हुआ है ना एक्स वाई प्लेन में, तो यू क्या, यू इसमें तो आएगा ना, इसमें जीरो है तो इसमें तो आ सकता है ना, लेकिन हाँ तो ठीक है ठीक है, नाराज मत हुआ करो। जब ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चेक कर लिया करो, डबल चेक, क्योंकि गलती को तो सर आगे तक गलत हो जाएगा। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो दो वेरिएबल आ रहे हैं तुम्हारे पास, एल और एम। एक वेरिएबल हटाओ, यहाँ से वो था ना, ये ये तो एम हटा दो या एल हटा दो, इसमें डाल दो। हाँ, और फिर उसको डिफरेंशिएट करो, मैक्सिमाइज। ये नाइन कैसे आ गया तुम्हारा? तो उसको क्यों ले रही हो? वॉल्यूम तो मैक्सिमाइज करना है तुम्हें। नहीं, नाइन को उधर रखो, वॉल्यूम तो मैक्सिमाइज करना है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, एक वेरिएबल यहाँ से हटा दो फिर डिफरेंशिएट कर लो।
एल को हटा दो या तो एम को हटा दो, मैक्सिमाइज करना है ना, ए और डी। एक एक हटाओ ना वेरिएबल, या तो एल हटा दो या एम हटा दो, कोई भी एक वेरिएबल हटा दो। तो प्लस माइनस आएगा, रूट में याद रखना। When you find the root, there'll be plus minus sign also. मैक्सिमा मिनिमा वही करते हैं। एम को हटा रहे हो ना तुम लोग, एल हटा रहे हो। ओके, ठीक है। अब डीवी बाई डी एम कर लो, इसको फिर जीरो डाल देना डीवी बाई डी एम को, तो नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा जो करते हैं। थोड़ा छोटा करो, उससे काट दो। 28 का स्क्वायर सबको मालूम है कितना होता है, कितना होता है? हम्म 784 शायद। सेवन 17 का 289 होता है। आ रहा है 784। ठीक है। So 28 square 784, 17 square 289. Squaring both the sides.
एम आ गया। अब मुझे बताओ वी मैक्स के लिए तुम एम को पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे? वी मैक्स के लिए एम को पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो, या तो वैसे तुम, या तुम्हें यहाँ से आइडिया लग रहा है या नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वी मैक्स कब होगा? जब एम नेगेटिव होगा। एम को नेगेटिव ले लो। तो यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव, इसका स्क्वायर, देखिए ये प्लस माइनस था ना, तो फिर तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव से आना चाहिए दोनों। फिर मॉड ले लेंगे और क्या है, या इसको भी नेगेटिव लो फिर ताकि पॉजिटिव बन जाए। एम को फिर मैं, हमारे तो बेसिकली मेरे को मैक्सिमाइज करना है, दोनों टर्म पॉजिटिव चाहिए मुझे, तो पॉजिटिव हो गया। वॉल्यूम मैक्सिमम मतलब एम की वो साइन लोगे ताकि ऐड हो जाए ना, ताकि वी मैक्स हो जाए। तो अगर ये नेगेटिव हमारी, तो उसको भी नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है फिर। 784 हो जाएगा 28, तो ये जाएगा 28 का स्क्वायर, ये हो गया 17 का स्क्वायर, नीचे हो गया एलसीएम 1073। तो ये भी 1073 है ना, उससे कट जाएगा ये। रूट 2 इंटू रूट 1073, अल्फा इज 1073। था ना लंबा क्वेश्चन, ऐसे ही तो आते हैं मैथ्स में। हम्म। नहीं, मैथ्स को तुम्हें 1.5 घंटे दे दोगे तो हो जाता है काफी कुछ, इतना टाइम देना पड़ता है मैथ्स को, वो तो हाँ, तो यही चल रहा है। कुछ ही धुरंधर हैं जो कि 12, 50, 55, 60 भी कर रहे हैं, पूरे 75 भी करके आते हैं लोग। पढ़े नहीं ना, पढ़े रहे। तो मैथ्स में तो पहले क्वेश्चन देख लो, डिसाइड कर लो ये क्वेश्चन डुएबल है, उन पे स्पेंड करो टाइम। अगर गलत क्वेश्चन को पकड़ लिया और उसमें टाइम स्पेंड कर दिया तो बिल्कुल बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, हाथ पांव फूल जाएंगे फिर। नहीं, थोड़ा सोचो, गिव 2 मिनट्स टू इट कि ऐसे ऐसे करना है, मेक ए पिक्चर इन द माइंड कैसे हो सकता है ये। आगे बढ़े।
वन वन। हम्म। आइडेंटिफाई एपी जीपी और समथिंग। अगर समथिंग है तो फिर उसका जनरल टर्म निकाल लो, लेकिन पहले एपी और जीपी ट्राई कर लो, है नहीं है। प्रैक्टिकल हो गया सारा। चलो ठीक है। बट वो ये अब प्रॉब्लम हो गई ना। प्रॉब्लम तो क्या मतलब, ठीक। फिर से तुम वैसे बॉन्ड हो। एपी तो नहीं बन रहा ना, ना ही जीपी बन रहा है। इफ यू फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म 1/3 आ रहा है। सेकेंड टर्म कितना आ रहा है? 21। एंड थर्ड टर्म नहीं। दिस इज नीदर एपी नॉर जीपी। इसका मतलब कुछ और है। इट इज कुछ मतलब सम अदर काइंड ऑफ सीरीज जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एपी जीपी में कुछ मैनिपुलेशन करके। तो ट्राई टू राइट इट्स आर एस टर्म निकालो, इसका क्या होगा। इसका जनरल टर्म लिखो आर एस टर्म, ताकि आर को 1 डाल के फर्स्ट आ जाए, आर को 2 डाल के सेकेंड आ जाए, आर को 3 डाल के थर्ड आ जाए। ऐसा सोचो। हम्म। हम्म। तो जनरल टर्म क्या होगी? क्या वेरी कर रहा है? 1 2 3 4 लाइक दैट, तो ऊपर आर आ जाएगा। सब में 1 1 आ रहा है तो 1 रहेगा। राइट। ये जनरल टर्म आ गई। दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज, हमें S11 फाइंड करना है। इट बी समेशन AR 1 से लेके 11 तक। ये है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम्म इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, बिकॉज इसमें वैल्यू डालेंगे वापस में पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें कुछ मैनिपुलेशन करो, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड व्हाटएवर यू कैन डू, सो दैट एक सीरीज बन जाएगी। सोचो क्या करोगे।
कॉमन तो नहीं ले सकते ना, बिकॉज वो समेशन में ही रहेगा, लेकिन तो तुम्हें कॉमन ले भी लिया तो समेशन में रहेगा। हमने ऐसा tan इनवर्स में क्वेश्चन किया था, अगर तुम्हें याद हो तो। नीचे क्या परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो? डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या? सोचो, बनाओ। तो अगर हम आर से डिवाइड करेंगे तो नीचे जीपी बन रही है, सम ऑफ जीपी टर्म्स। डिनोमिनेटर में आ रही ना जीपी, लेकिन हम्म। कैसे कैसे हो जाएगा? तो मतलब यू वांट टू से दैट कि अगर किसी जीपी का सम ये है, ठीक है, तो उसको 1/a कर दूं मैं, 1/ar कर दूं, तो उसका सम रेसिप्रोकल हो जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। आर स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर में। हम्म। अब इसको गौर से देखो, कुछ कुछ होता है। इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है? कुछ आइडिया लग रहा है क्या करना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टराइज करो उसको। तो इसको फैक्टराइज कर लो। तो 1 + r² + r, 1 + r² - r। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। फिर सोचो, ये अभी डिनोमिनेटर में दोनों बेसिकली मल्टीप्लाइड है। कैन वी डू समथिंग सो दैट दीज टर्म्स आर सेपरेटेड? अगर दो टर्म आपस में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड है, कैन उनको हम सेपरेट कर सकते हैं किसी तरह से? इंटीग्रेशन में हमने किया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस। नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन। इफ यू रिमेम्बर, इस टाइप का इंटीग्रल का क्वेश्चन, तो इंटीग्रेशन में वैसे ही डर लगता है। कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको, याद है कुछ? फिर सर a + b ± x उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं ना, a + b पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रख के और +− x करते हैं। इसमें बेसिकली तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो cos a - b से। फिर cos a - b एक तो बाहर आ जाएगा, 1/cos b - a कर देते हैं। ये बाहर आ गया। अंदर वाले में क्या करोगे? कॉस में लिखोगे x - a - x - b। फिर यूल अप्लाई cos a - b आइडेंटिटी, फिर अलग अलग डिवाइड कर दोगे। हाँ, सारे पाप धुल जाते हैं, बस हो जाता है फिर। ये था इसका मेथड। यहाँ होगा, ये लगेगा यहाँ पे। नहीं, वैसे कुछ होगा। जैसे यहाँ, मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे इसको ओपन करके दो टर्म आएंगी ना, फिर डिवाइड करोगे तो एक टर्म कट जाएगी। मतलब कैन वी राइट इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, a - b/ab के फॉर्म में, ताकि हम उसको अलग अलग डिवाइड कर दें। हाँ, तो उसी डायरेक्शन में सोचने को बोल रहा हूँ मैं। तुम जो भी करना है करो। सर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाले मेथड से अच्छा, होगा? एक काम करके बताओ, ये इन दोनों को आपस में माइनस करो, क्या आ रहा है? हाँ, क्या आ रहा है बताओ? इनको माइनस करके क्या आ रहा है? 2r आ रहा है। तुम्हारे पास 2r है नहीं है ऊपर? लो, ये लो, ठीक है। तो सिंस दिस माइनस दिस इज 2r, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इस 2r को हटा दो, उसकी जगह लिख दो दिस माइनस दिस। ऊपर r है, इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो 2r आता है। तो इसका मतलब
टू आर कैसे बनेगा, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में व्हाट विल डू इज, हम इसको ऐसे लिखते हैं, 1/2 समेशन, बिल्कुल सही। हाँ, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्या, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर, बहुत सोचना पड़ता है, मैथ्स आसान नहीं है। अब इनको अलग अलग डिवाइड कर दो। तो इसीलिए क्वेश्चन हम पहले करते हैं, एंट्रेंस बाद में होता है, पढ़ते हैं ना पहले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से हो सकता है? आ, और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। या ओमेगा ओमेगा आगे स्क्वायर। तुम्हारा आंसर आ चुका है बस, अभी नेक्स्ट स्टेप में आंसर है। हाँ। मैंने सोचा नहीं क्यूब रूट का, बट मैं क्यूब रूट यूनिटी बोल दिया तो वाल वाल नोच लोगे यहीं पे। नाराज होकर घर चली जाओगी। इसको अलग अलग डिवाइड कर दो बस। यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से 11 है। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा आंसर आने वाला है बस। हाँ, यही यही प्रॉब्लम, यही वाला स्टेप था जो मैं सोचना था। हमने ऐसा कॉट इनवर्स का भी क्वेश्चन किया था। somebody asked me that, वो हमने क्लास में किया, रिया ने पूछा था मुझसे, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स समेशन समथिंग समथिंग, उसमें हमने यूज किया था। तो अब ये हो गया समेशन 1 to 11 आर की वैल्यू, 1/2 तो बाहर ही था। अब देखो ना, अच्छे कॉलेज में सीट तो लिमिटेड है, उसको एस्पायर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, कुछ गधे कुछ घोड़े कुछ खच्चर, तो उनमें से सेपरेट कैसे करोगे? तो क्वेश्चन को देखे तो पता लग पाएगा। अब आर को पहले 1 डालो, पहले 3 टर्म लिखो, लास्ट 2 टर्म लिखो, ठीक है, आराम से। राइट फर्स्ट 3 टर्म्स, 3 ब्रैकेट्स, एंड द लास्ट 2 ब्रैकेट्स। हाफ तो बाहर रहने दो। क्या बात कर रही हो? खुश हो गई है। ये बन रही है टेलीस्कोपिक सीरीज। सही तो किया था ये। अच्छा, पहला ब्रैकेट क्या आ रहा है? 1 - 1/3। सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट आ रहा है 1/3 -1 बाय, पहले नेगेटिव, पहले नेगेटिव वाला है ना, पहला छोटा है टर्म। हम्म, +1/7 -1/9 है। लास्ट बट वन कौन सा ब्रैकेट है? 10 10 डाल के क्या आ रहा है? 91 -1 बाय, एंड द लास्ट। अब जरा इसको गौर से देखो। हम्म, कितना मजा आ रहा है ना अब काटने में। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बच गई, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज।
तो जब कोई सीक्वेंस एपीजीपी नहीं होगा दैट मीन्स इट विल बिकम ए टेलीस्कोपिक सीरीज, बट थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब पिज्जा खाने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन कैसे बनता है, कितना प्रोसेस होता है लंबा, तो वो वही इसमें प्रोसेस था पूरा। ये 1 - 1/133। अब तो कर लोगे ना ये। तो टेलीस्कोपिक सीरीज के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, मतलब उसमें बीच में सब कुछ कट जाता है। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था लास्ट क्लास में, मॉक टेस्ट 6 का। हम्म, सर्कल वाला। हाँ नहीं, 3 3 3 थर्ड क्वेश्चन। चिराग याद है, थर्ड क्वेश्चन किया था मैंने मॉक टेस्ट 6 का लास्ट क्लास। सर्कल में था 3 पॉइंट से A1 A2 A3। यस सर। करा दिया था। किया है। ओके। 14 नहीं किया हुआ, शायद 14 कर लेते हैं। अब जिसका ये मॉक टेस्ट 6 है अभी बचा हुआ है, उसको मजा आ जाएगा, टॉपर हो जाएगा वो। चलिए। सर पर अभी मॉक टेस्ट 6 देना तो जेई का अटेम्प्ट 30 जनवरी को देने जैसा होगा कि करने के बावजूद भी रैंक नहीं आएंगे। हाँ वो तो है ही, लेकिन अब दिल तो खुश हो जाएगा ना। क्वेश्चन कर लो। अब तुम्हें तुम्हें लग नहीं रहा मॉक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जेई का? तुम देखते होंगे ना, अपने क्लासमेट्स की हालत देखते हो। कुछ कोई रोता हुआ निकल रहा है सेंटर से, कोई बोला मम्मी मम्मी। शनाया। आज का क्या है? इंटीग्रेशन तुम लोगों से वैसे ही नहीं होता, वहां कैसे हो जाएगा? कितने क्वेश्चन किए किसी ने, मैक्सिमम कितने करे हैं? सर मॉक्स में हम्म। आप मॉक्स में पूछ रहे हो कि कितने मैंने क्वेश्चंस किए। आज आज जो जेई था ना, बीटेक वाला पेपर 1, कोई बात नहीं, वो तुमसे पूछेगा 29 को। तो खुश हो जाएगा, चलो इसका तो अच्छा हुआ। अब वो खुश किस लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। बट होप कि तुम्हारा अच्छा हो। हम्म। तो सबका अच्छा हो जाएगा फिर सबका ही अच्छा हो गया।
क्वेश्चन कर लो जल्दी से। कॉस इनवर्स का डोमेन होता है -1 to 1। 2 4 2 या 2 4 5 ऐसे कुछ था। तो अब क्या करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो इसमें। लेकिन मैं तो बहुत घिस्सू था ना, बहुत पढ़ता था मैंने। 11th के समर वेकेशन 12th का सिलेबस खत्म करके सिर्फ जेई की तैयारी करा था। हाँ। हाँ। तो मैंने बोल तो दिया। आई वॉज बोर्ड में 6th रैंक थी। एंड वो इसलिए थी क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल में 26 मिले थे केमिस्ट्री में, 30 में से। अदरवाइज वो कुछ पूछ लिया था मैंने क्वेश्चन केमिस्ट्री टीचर से। तो अब क्या करोगे इसमें, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर ले। एक पार्ट में तुम ये वाला ले लेते हैं पहले, है ना। -1 x² -3x + 2 डिवाइड बाय x² +2x -1। और 1 को राइट में ले जाओ, एलसीएम ले लो, फैक्टराइज करो, और एलसीएम के बाद क्या आएगा, 2x² -x + 1। अब प्रॉब्लम ये कि जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें इसको पहले, वी कांट क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना देते हैं। कैसे बनाओगे, बाय मेकिंग इट होल स्क्वायर। इसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। साइन चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव हो गया ना, तो ये होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर से वो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई इन इक्वेशन बाय पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, नेगेटिव में चेंज होती है। अब इसमें से इसका डी नेगेटिव आ रहा है शायद ना, इस वाले का डी कितना आ रहा है जरा देखना इसका। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो कितना आ रहा है, b² -4। हाँ, ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव है। इसका मतलब ये फैक्टराइजेबल नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये हमारा दोस्त है, तो इसको हम हटा देते हैं, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, x² + 2x -1। जल्दी से डी मेथड से इसके रूट निकालो, बिकॉज मिडल स्प्लिट पॉसिबल नहीं है। देखो क्या रूट्स आ रहे हैं इसके, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर लो। =0 करके -b + -b² 4ac, ये आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। एक आएगा -1 -√2, दूसरा आएगा, ठीक है। और दोनों इंक्लूडेड है बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी था। साइन स्कीम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड इट इज ग्रेटर देन 0, तो सोल्यूशन सेट कौन सा बनेगा, ये वाला। अभी तक ये सोल्यूशन आ रहा है हमारा, -∞ से दिस एंड दिस टू इन्फिनिटी। बट अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। अभी नहीं, अभी एक और चीज़ है ना,
अभी ये वाला भी लेना है, ये वाला पार्ट भी लेना है ना, ये वाला पार्ट भी लेना है अभी। अब इसी तरह से तुम नेक्स्ट पार्ट खुद से करो, नेक्स्ट पार्ट अपने आप से करो सॉल्व, ताकि ये तुम्हारा पक्का हो जाएगा फिर। लेस देन वन लेके वन को लेफ्ट में ले आना, एलसीएम ले लो। आगे समय तो हो गया ना, ठीक है ये। अब दूसरे सेकंड पार्ट करो। हाँ देख, हाँ वो करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी लास्ट टू टर्म्स ले लो। फिर दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो सी है आंसर। हम्म। सी। हाँ। वापस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। हम्म। लेस इक्वल टू जीरो है ना। अब इसमें x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो मैं पूरी इक्वेशन को पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ये भी फैक्टराइजेबल था, इसके फैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। ये भी फैक्टराइजेबल है, तो एक फैक्ट, इसके तीन फैक्टर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है 3/5। नहीं, वो ये भी तो हो सकता है फैक्टराइज। ये फैक्टराइजेबल है। नहीं, कहाँ आएगा नेगेटिव, अभी तो किया तुमने, अभी तो किया था सॉल्व। अभी तो सॉल्व किया है, x² + 2x - 1 के फैक्टर्स सामने तो किया हुआ है तुम्हारे डी। तो इसका एक फैक्टर है -1, जल्दबाजी मत करो, पूरा चेक करो। दूसरा है 3/5 और एक है √2 +
√2 - 1, ये वैल्यू होगी 0.41 के आसपास, है ना? जबकि 3/5 कितना होगा? 0.6, तो 3/5 बड़ा है। तो दूसरी वैल्यू आ गई। मैं इसको इसके नीचे प्लॉट करता हूँ। एक है वैल्यू -1 - √2, दूसरी वैल्यू √2 - 1, तीसरी वैल्यू 3/5, ये आ गया। 3 नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया इसको। अब साइन स्कीम क्या होगी? हर फैक्टर में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये इसका, हाँ इसलिए तो, हाँ ये आएगा। तो अब क्या होगा? इस बार होगा सॉल्यूशन सेट कौन सा? पॉजिटिव वाला। तो दोनों का इंटरसेक्शन मुझे लेना है अब। दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा होगा अब? ये तो आ नहीं रहा इंटरसेक्शन में, ये भी नहीं आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, यहां से राइट वाला पार्ट इंटरसेक्शन आ रहा है। तो दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है 3/5 टू इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 3/5 टू इंफिनिटी। और मेथड से नहीं करना, शॉर्टकट करना है, तो फिर तुम सबसे बड़े इंटरवल से स्टार्ट करो और फिर वैल्यूज डाल के देख लो कि उसमें 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, वो भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसमें -1 डालता हूँ, तो -1 डाल के कॉस इनवर्स मोर देन 1 आ रहा है, तो ये वाला रूल आउट हो गया, ये वाला रूल आउट हो गया। वैसे भी कर सकते हो तुम लोग। जैसे कि मैंने सपोज इसमें -1 डाला एक्स को, तो क्या आ रहा है -1 डाल के? 1 3 6 हो गया। 6 डिवाइड बाय कितना हो गया? तो कॉस इनवर्स -6 तो पॉसिबल ही नहीं है। -1 इसमें इंक्लूडेड है ना? नहीं, -1 इंक्लूड, हाँ इस, नहीं -1 नहीं, -2 डाल सकते थे, तो -2 से भी वही आएगा, बड़ा नंबर आएगा। तो दैट वे ये रूल आउट हो जाएगा। ये रूल, इसके लिए कुछ और जीरो डाल के देख, जीरो भी नहीं आ रहा है इसमें, तो इस तरह से वैल्यू डाल के देख सकते हो तुम, और एल्स मेथड तो है ही। राइट देन, ending the class, see you in the next class. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।